स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। और आज की क्लास में हम देखेंगे, प्रीवियस क्लास में टाइप्स ऑफ रोटर हमने पढ़ा था। अब ये जो टाइप्स ऑफ रोटर है, टाइप्स ऑफ रोटर में हमने अलग अलग टाइप के रोटर को पढ़ा था। तो अलग अलग टाइप के रोटर कौन कौन से थे? एक तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर था, ठीक है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, और दूसरा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर क्या क्या है, किस टाइप का उसका कंस्ट्रक्शन होता है, मोटे तार उसमें लपेटे जाते हैं, ये हमने बताया था। इसके स्लॉट को तिरछा रखा जाता है ताकि मैग्नेटिक जो लॉकिंग है वो मैग्नेटिक लॉकिंग से बचा जा सके। तो मैं प्रीवियस क्लास का थोड़ा सा मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ आपको। तो हमने ये समझिए कि हमने स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर पूरा कंप्लीट कर लिया था। इसका जो रोटर है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का, इसके रोटर पार्ट को हमने पढ़ लिया स्टूडेंट, ठीक है। तो इसके स्लॉट को हमने क्या किए थे, स्क्यूड किए थे, तिरछा किए थे। और तिरछा करने का जो कारण है वही है कि जो स्टेटर और रोटर में जो मैग्नेटिक लॉकिंग होती है, उस लॉकिंग को उससे बचा जा सके, उसको कम किया जा सके। इसीलिए हम क्या करते हैं, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के रोटर को स्क्यूड किया जाता है, तिरछा किया जाता है। सेकेंड है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अब ये जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, इसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर क्या होता है। तो अक्सर हमने देखा है कि जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है, इसका कंस्ट्रक्शन आपको एक ड्रम के आकार का मिलेगा, ठीक है। तो आइए चलिए इसको हम देखेंगे कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर क्या होता है दोस्तों। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि इसके दो नाम है। एक तो है स्लिप रिंग रोटर, और सेकंड है रोटर पार्ट का नाम फेस वाउंड रोटर। तो यहाँ पर फेस वाउंड रोटर और स्लिप रिंग रोटर, तो जनरली हमने, यदि आप अल्टरनेटर पढ़ा होगा तो आपको अल्टरनेटर में हम स्लिप रिंग का यूज करते हैं। तो ये स्लिप यानी होता है सर्कन। स्लिप यानी क्या होता है स्टूडेंट? सर्कन, इसको कहते हैं सर्कन। तो सर्कन यानी सरकना, तो फिसलने वाला ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होगा जिसका माध्यम से हम इसको पता लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो स्लिप रिंग रोटर में सभी स्टूडेंट लाइव हैं। स्लिप रिंग जो रोटर होता है उसका जो फेस वाउंड देखे होंगे आपने, उसे दूसरा कहना चाहिए तो उसको फेस वाउंड रोटर भी कहते हैं। तो इसके रोटर पार्ट्स के दो नाम हो गए। पहला नाम हो गया स्लिप रिंग रोटर, और सेकंड उसका नाम है फेस वाउंड रोटर। तो इसके दो नाम है दोस्तों, ठीक है। जितने स्टूडेंट अभी लाइव मैं ज्वाइन कर रहा हूँ जिन जिन को, तो वो अपने माइक को म्यूट करके रखेंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें जो पोल होंगे स्टेटर पार्ट में और रोटर पार्ट में, वो इक्वल होंगे, बराबर पोल होंगे स्टूडेंट। तो इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन जो होता है वो देखेंगे हम। स्क्वायरल केज रोटर को यूज कर सकते हैं, देखो इसमें स्क्वायरल केज रोटर को यूज तो कर सकते हैं, सेम वैसा कंस्ट्रक्शन होता है। लेकिन जो स्लिपरिंग रोटर होता है और फेस वाउंड जो रोटर होता है, इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन आपको अलग मिलेगा। कैसे? ये हो गया बाहर वाला जो पार्ट है, ये स्टेटर पार्ट होता है दोस्तों। स्टेटर पार्ट को ही इनपुट सप्लाई दिया जाता है। तो आप इनपुट सप्लाई किस कौन से पार्ट को देंगे? थ्री फेज जो सप्लाई देंगे आप, आर, वाई और बी, इन तीनों में से जब आप सप्लाई देंगे तो ये स्टेटर पार्ट को देंगे दोस्तों। आप सप्लाई किसको देंगे? स्टेटर पार्ट को। तो ये जो स्टेटर पार्ट को आप जब सप्लाई देंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको ये पोल मिलेंगे आपको, ये पोल है, ये पोल है, ठीक है। तो प्रत्येक पोल यहाँ पर स्लॉट बने होते हैं, और इन पोल में यहाँ पर वाइंडिंग की जाती है दोस्तों, यहाँ पर वाइंडिंग की हुई है, ठीक है। अब ये जो ब्लैक पॉइंट है, ये ब्लैक पॉइंट को हम इसको कहते हैं वाइंडिंग। ये वाइंडिंग सेक्शन होता है, मतलब यहाँ पर वाइंडिंग लपेटी गई है। और ये हो गए आपके पोल। तो इसमें हम ये देखेंगे कि पोल इक्वल होंगे, इसमें सभी में समान पोल होंगे। अंदर जो कनेक्शन होता है वो स्टार या डेल्टा कनेक्शन में होगा। अंदर का जो कनेक्शन होगा वाइंडिंग का, वो तो या तो स्टार कनेक्शन होगा या डेल्टा कनेक्शन होगा। तो अक्सर जो रोटर पार्ट होता है उसका कनेक्शन स्टार में किया जाता है दोस्तों। अब यदि इस रोटर के में हम जानते हैं कि इसमें यदि फोर पोल स्टेटर में है तो फोर पोल रोटर में भी होंगे, मतलब समान पोल होंगे। स्लिप रिंग रोटर या फेस वाउंड रोटर की पहचान यही है कि इसमें स्टेटर में जितने पोल होंगे उतने ही रोटर में पोल होंगे। मतलब इसका जो पोल होंगे स्टेटर में, यदि इसमें फोर पोल है तो इसमें भी फोर पोल होंगे। पोल इक्वल मिलेगा आपको। सभी स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा होगा आई होप।
तो यदि ये सर पार्ट आप माइक थोड़ा सा सर माइक माइक थोड़ा सा ऊपर कीजिए, आवाज धीरे आ रही है सर आपकी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, इसको कंटिन्यू करते ठीक हैं है। हम। ठीक है, तो जो स्लिप रिंग रोटर है, स्लिप रिंग रोटर या फेस माउंट रोटर में स्टेटर में जितने पोल होंगे उतने ही पोल रोटर में होंगे दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर स्टेटर में जितने कॉइल लपेटेंगे आप, उतने ही रोटर में भी कॉइल लपेटेंगे। अर्थात स्टेटर पोल और रोटर पोल में जो वाइंडिंग की जाएगी वो इक्वल होगी। यदि इसमें 4 पोल है तो इसमें भी 4 पोल ही होंगे। रोटर में जितने पोल उतने स्टेटर में भी पोल होंगे स्टूडेंट। अब इसे स्टार्ट करने के लिए कुछ ऐसे अरेंजमेंट होते हैं जिसके माध्यम से इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये जो रोटर पार्ट होता है, रोटर पार्ट में जो वाइंडिंग की जाएगी वो स्टार कनेक्शन में होगा। रोटर पार्ट की जो वाइंडिंग होती है वो स्टार कनेक्शन में की जाती है दोस्तों। तो ये आपको स्टार कनेक्शन दिख भी रहा होगा यहाँ पे। तो अक्सर क्या होता है, स्लिप रिंग जो है, ये स्लिप रिंग एक प्रकार का सर्कन होता है और इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, थ्री फेस इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसे फेस वाउंड रोटर भी कहा जाता है। फेस वाउंड रोटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो रोटर पार्ट होता है इसे स्टार कनेक्शन में तब्दील किया जाता है। मतलब कि जो वाइंडिंग करेंगे उस वाइंडिंग का कनेक्शन स्टार कनेक्शन होगा दोस्तों। तो ये हो गया आपका आर, ये वाई और ये हो जाएगा बी। तो ऐसे स्टार कनेक्शन में हम क्या करते हैं, रोटर वाइंडिंग को वाइंडिंग की जाती है। तो ये आर, ये वाई हो जाएगा और ये बी हो जाएगा स्टूडेंट। सीक्वेंस में इसको किया जाता है। अब ये जो आर और वाई और बी, प्रत्येक कॉइल जो होगी वो कहाँ पर आके इस स्लिप रिंग से कनेक्ट होगी। देखिए ये जो पार्ट है, ये मूविंग जो पार्ट है, देखिए ये जो रोटर पार्ट हो गया। अब रोटर पार्ट की जो वाइंडिंग का कनेक्शन किससे होगा, यहाँ पर स्लिप रिंग से होगा। और ये स्लिप रिंग जो है ये एक प्रकार का सर्कन है। और ये जो है स्लिप रिंग, ये एक स्टेबल मतलब कि शाफ्ट पर लपेटा हुआ रहेगा। तो शाफ्ट पर अटैच होगा, इसका कहने का मतलब यही है कि ये जो वाइंडिंग का कनेक्शन होगा ये इससे घिसते हुए चला जाएगा। तो ये स्लिप रिंग के ऊपर ये जो वाइंडिंग का कनेक्शन होगा आर फेस का, तो इसके ऊपर घिसते हुए जाएगा, मतलब इसको टच करते हुए जाएगा। वाई फेस में भी ऐसा ही करेगा दूसरा स्लिप रिंग। तो ये स्लिप रिंग फर्स्ट हो गया, ये स्लिप रिंग सेकेंड और ये स्लिप रिंग थर्ड स्टूडेंट। अब ये जो स्लिप रिंग है ये फास्फर ब्रांच के बना होता है, फास्फर ब्रांच का बना होता है स्टूडेंट। तो इन स्लिप रिंग में एक चीज आपको यही देखने मिलेगी कि ये जो स्लिप रिंग है दोस्तों, ये जो स्लिप रिंग है ये फास्फर ब्रांच का बना होता है, मतलब कि पीतल का बना होता है। तो आपको कलर भी वैसा ही देखने मिलेगा। अब इसका जो कनेक्शन है, इसका कनेक्शन यदि स्टार कनेक्शन है या डेल्टा कनेक्शन है, तो उसी हिसाब से प्रत्येक स्लिप रिंग में इसको कनेक्ट किया जाएगा। अब आप यदि प्रत्येक स्लिप रिंग में इसको कनेक्ट करते हैं तो एक बेनिफिट आपको यही मिलेगा कि ये जब रोटर पार्ट मूविंग करेगा, ये पार्ट रोटर पार्ट है अंदर वाला पार्ट, तो ये जो रोटर पार्ट जब मूविंग करेगा दोस्तों, तो इन रोटर पार्ट को हम कैसे समझ सकते हैं, ये जो शाफ्ट होगा ये एक प्रकार का शाफ्ट है। और शाफ्ट के ऊपर स्टूडेंट यहाँ पर तीनों स्लिप रिंग को कनेक्ट किया जाएगा। जब आप तीनों स्लिप रिंग को कनेक्ट कर देंगे तो प्रत्येक फेस में प्रत्येक स्लिप रिंग को कनेक्ट किया जाएगा और उसी के साइड में कार्बन ब्रश यूज किए जाएंगे स्टूडेंट। उसी के साइड में कार्बन ब्रश यूज किए जाएंगे। अब ये जो कार्बन ब्रश है, इन कार्बन ब्रश का यहाँ पर यूज इसलिए किया गया है कि यहाँ से आप क्या देंगे, इनपुट सप्लाई देंगे। इनपुट सप्लाई जो है कैसे जाएगा, तो ये इनपुट सप्लाई जो दे रहे हैं आप यहाँ पर थ्री फेस जो सप्लाई देंगे स्टेटर में, तो इनके माध्यम से रोटर पार्ट में भी इसको कंट्रोल करने के लिए, मतलब कि स्टार्टिंग करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए जो है स्टार कनेक्शन में एक रियोस्टेट लगाएंगे। और रियोस्टेट के साथ प्रत्येक के साथ यहाँ पर एक एक रजिस्टेंस भी कनेक्ट किया जाएगा। तो ये रजिस्टेंस जो है ये कम ज्यादा मतलब कि इसे आप क्या कर सकते हैं, इसे मैनेज कर सकते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि इसे रियोस्टेट की तरह यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। अब यदि हम इसे आगे देखते हैं तो आगे ऐसा समझेंगे इसे हम, ये जो कार्बन ब्रश होते हैं ये इस स्लिप रिंग से सटे हुए रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं और इन्हीं के थ्रू सप्लाई वहां पर पहुंचता है। अब यदि दूसरे शब्दों में इसे समझा जाए दोस्तों, तो दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं हम इसे
इसमें जितना स्टेटर में पोल होगा उतना ही पोल रोटर में होगा दोस्तों। जितना स्टेटर में पोल होगा, यदि 4 पोल स्टेटर में है तो 4 पोल रोटर में भी होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितने भी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होंगे उसमें पोलों की संख्या स्टेटर में भी और रोटर में भी पोलों की संख्या, नंबर ऑफ पोल्स इक्वल होते हैं। अब ये जो रोटर है, ये रोटर क्या होता है, 3 फेस इंडक्शन मोटर में स्टार कनेक्शन में होता है और स्टार कनेक्शन में इस वाइंडिंग को यूज किया जाता है। अब जब इसमें यूज करेंगे तो जो स्लिपरिंग रोटर होगा, स्लिपरिंग जो रोटर होगा वो हमेशा 3 फेस वाइंडिंग के लिए ही यूज किया जाता है। मतलब इसमें जो वाइंडिंग लपेटी जाएगी या तो डेल्टा कनेक्शन होगा या तो स्टार कनेक्शन होगा दोस्तों। ये दो में से कोई भी एक कनेक्शन किसमें, रोटर में की जाएगी, जिसके पोल की जो संख्या है स्टेटर पोल की संख्या के बराबर होती है। जैसे आपने स्टेटर में पोल होगा जितना उतना रोटर में भी पोल होगा। अब इसमें यदि डिफरेंट पोल इसमें कनेक्ट करते हैं इंडक्शन मोटर में तो ये फिर स्टार्टिंग मतलब सेल्फ स्टार्ट की कंडीशन में नहीं आती। इस पॉइंट को भी हमें याद रखना है दोस्तों। तो बहुत सी मोटरें हैं जो जब उसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो उसका 3D एनिमेशन बनाया जाता है सबसे पहले कि ये कंट्रोल या काम करेगा या नहीं करेगा। तो उनमें से ये जो मोटरें हैं आजकल, जो सभी मोटरें जो भी मोटरें बन रही है उनका पहले 3D एनिमेशन बनाया जाता है और तब उसका परफॉर्मेंस देखा जाता है उसी में। इसीलिए कैड एंड केम का कोर्स किया जाता है बहुत सा। जब आप आगे पॉलिटेक्निक करेंगे तो आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिलेगी इसकी। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या होता है, स्टेटर इसमें जो स्क्वायरल केज का जो रोटर होता है, ठीक है, और स्लिपरिंग जो मोटर में होता है, ये दोनों में यूज कर सकते हैं। मतलब कि यदि आप बोले कि स्टेटर जो है, ठीक है, स्टेटर जो है वो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का जो रोटर होगा और स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर का जो रोटर होगा, उन दोनों को आपस में आप चेंज करके यूज कर सकते हैं। मतलब कि फ्रेम वही रहेगा, रोटर पार्ट को निकाल के आप यूज कर सकते हैं अलग अलग टाइप से। फ्रेम वही रहेगा, आप रोटर को निकाल दीजिए, स्क्वायरल केज रोटर डाल दीजिए, आपकी मोटर काम करेगी। यदि स्क्वायरल केज रोटर आपका खराब हो गया तो आप स्लिपरिंग रोटर डाल दीजिए, फिर भी काम करेगा वो। मतलब ये बोल सकते हैं आपको सिर्फ रोटर को निकाल कर बस चेंज करना है, बाकी जो फ्रेम रहेगा स्टेटर का वो सेम रहेगा, चाहे वो 3 फेस स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हो चाहे स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर हो। कहने का मतलब यही है कि ये जो 3 फेस इंडक्शन मोटर होता है, यदि आपको उसको स्क्वायरल केज बनाना है तो रोटर निकाल के लगा दीजिए, या आपको उसको स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर बनाना है तो रोटर निकाल के चेंज कर दो आप। बाकी सेम कंस्ट्रक्शन जैसा का वैसा रहेगा, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो स्लिपरिंग के जो रोटर को स्क्वायरल केज में यूज हम नहीं कर सकते। अब ऐसा क्यों नहीं कर सकते, इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे रीजन क्या होता है स्टूडेंट में मालूम है, क्योंकि यदि आप यहाँ पर स्क्वायरल केज रोटर यूज करते हैं स्लिप रिंग की जगह तो मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाती, क्योंकि हमें मालूम है जितना स्टेटर पोल होता है उतने ही रोटर पोल। तो यहाँ पर दूसरे शब्दों में बोलेंगे तो ये बोल सकते हैं कि ये जो स्टार्टिंग की कंडीशन यहाँ पर जो टॉर्क क्रिएट होता है वो नहीं हो पाता। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, स्टार्टिंग के समय में इसका जो रियोस्टेट होता है वो स्टार कनेक्टेड होता है और जैसे ही उसको आप रन करेंगे तो उसके बाद इसका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होने लगता है स्टूडेंट। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होने लगता है तो इसकी जो स्पीड है सडनली चेंज होती है, मतलब कि कांस्टेंट स्पीड नहीं मिल पाती। इसीलिए क्या करते हैं, जब उसकी जो रनिंग कंडीशन होती है तो रनिंग कंडीशन में इसका जो रियोस्टेट है उसको रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ठीक है। और उसका जो रियोस्टेट को जब आप हटा देंगे तो ये सडनली क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में आ जाता है और वो जो वाइंडिंग होती है ये रोटर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में आ जाती है दोस्तों। ठीक है। अब यदि इसको देखें हम दूसरे शब्दों में तो ये भी बोल सकते हैं कि इसमें जो रियोस्टेट का यूज किया जाता है वो जो रियोस्टेट है वो सिर्फ इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए ही यूज किया जाता है। और जैसे ही इंडक्शन मोटर स्टार्ट हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसे रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। यदि उसे नहीं हटाएंगे तो क्या होगा कि मोटर की स्पीड कम मिलने लगेगी आपको।
तो इसमें जो फेस में रेजिस्टेंस को बढ़ाना होता है तो क्या करते हैं हम, प्रत्येक फेस में आपने रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया। अब यदि हम प्रत्येक फेस में, ये हो गया आर, ये हो गया वाई और ये हो गया बी, प्रत्येक फेस में यदि आप रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस को कनेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग में जो टॉर्क क्या होता है, जीरो होता है। तो ईएमएफ जो होगा, बैक ईएमएफ ईबी, ये भी जीरो होगा स्टार्टिंग की कंडीशन में। इसीलिए क्या करते हैं, स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाते हैं। जब आप रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे प्रत्येक फेस में, तो ये जो कॉइल है जब स्टार्ट होगी तब ये इसका जो ईबी होगा वो जीरो होगा। जब ईबी जीरो होगा तो ये जो है डायरेक्ट आप सप्लाई देंगे तो ये क्या होगा, ये जो कॉइल है ये शॉर्ट हो सकती है या जल सकती है, ये जो वाइंडिंग है ये जल सकती है। तो इसी को बचाने के लिए हम, जैसे आपने डीसी मोटर में देखा होगा, डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए भी 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर हम यूज करते हैं। तो उसमें भी सेम कंस्ट्रक्शन यही रहता है कि जब मोटर को स्टार्ट करते हैं तो ईबी, बैक ईएमएफ का मान जीरो होता है उस समय स्टार्टिंग में। तो हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाते हैं 3 पॉइंट में, 4 पॉइंट में, एनवीसी वीएलसी उसमें कॉइल लगी होती है, होल्डिंग कॉइल, लैचिंग कॉइल। तो स्टूडेंट सेम कंस्ट्रक्शन इसमें भी होता है। यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, इस वाइंडिंग को जलने से बचाने के लिए ही यहाँ पर हम रेजिस्टेंस का यूज करते हैं दोस्तों। बाकी सेम कंडीशन है। तो स्टार्टिंग की कंडीशन में ये जो रेजिस्टेंस है कनेक्ट होता है, लेकिन जैसी रनिंग कंडीशन आ गई तो रेजिस्टेंस को हटा दिया जाएगा। रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं हम, हटा देते हैं दोस्तों, ताकि आपकी मोटर स्मूथली रनिंग कर सके। अब यहाँ पर बात ये आती है कि ये जो सिंक्रोनस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करना है हमें, तो इसको कैसा करेंगे। तो जो सिंक्रोनस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यदि हमें उत्पन्न करना है तो उसके लिए इसका पर्सनल यदि देखा जाए तो लेंज का नियम जो है, पर्सनली यदि लेंज का नियम देखते हैं, लेंज का नियम ये कहता है कि लेंज का नियम जिससे उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध करता है लेंज का नियम। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ दोस्तों, इसमें क्या होता है स्टार्टिंग कंडीशन में कि जो स्टेटर में वाइंडिंग लपेटी हुई है और रोटर में वाइंडिंग जो लपेटी हुई है, इन्हीं में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो यही मैग्नेटिक फील्ड कैसे उत्पन्न किया जाए जिसकी वजह से ये रोटर पार्ट मूविंग करे, तो उसके लिए देखेंगे हम दोस्तों। तो उसके लिए क्या होता है, स्टार्टिंग कंडीशन में रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। स्टार्टिंग में यदि रेजिस्टेंस हाई नहीं होगा तो वाइंडिंग जल जाएगी, ठीक है। स्टार्टिंग में यदि, आवाज नहीं आ रही क्लियर सर जी। हाँ बोलिए। हाँ सर जी, एक बार रिपीट करो ना जो। हाँ ठीक है, रिपीट करो बोल रहा था सर मैं। हाँ ठीक है, रिपीट कर रहे हैं। क्या होता है, शॉर्टकट में कर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, यस अभी सर। रिपीट कर देंगे, या तो फिर आप वीडियो देख सकते हैं, वो जब वीडियो हम अपलोड कर देंगे तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, जी सर। यदि 3 फेस इंडक्शन मोटर यदि आप यूज कर रहे हैं और उसे स्टार्ट करना है, जैसे डीसी मोटर को हम स्टार्ट करते हैं तो वैसे ही 3 फेस इंडक्शन मोटर को भी स्टार्ट किया जाता है। तो स्टार्टिंग की कंडीशन में क्या होता है कि यदि आप स्टार कनेक्शन में जो वाइंडिंग लपेटी हुई है इसमें, और ये है रोटर वाइंडिंग स्टार में कनेक्ट है, यदि आप इसको डायरेक्ट सप्लाई देते हैं, इसे आप डायरेक्ट सप्लाई देंगे दोस्तों, तो क्या होगा कि इसकी जो वाइंडिंग है ये वाइंडिंग जलने के पूरे खतरे रहते हैं, मतलब चांसेस पूरे 101% इसके चांसेस रहते हैं वाइंडिंग के जलने की। क्यों ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि मोटर की स्टार्टिंग के समय में ये जो बैक ईएमएफ होता है ये जीरो होता है, क्योंकि उस समय लेंज का नियम काम नहीं करता। जब तक क्वाइल में इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न या बैक ईएमएफ नहीं बनेगा तब तक रजिस्टिविटी नहीं बढ़ती कॉइल की। तो रजिस्टिविटी कब इंक्रीज होगी, क्योंकि हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, जिससे उत्पन्न होती इलेक्ट्रिसिटी उसी का अपोज करता है ये, ठीक है। तो लेंज के नियम से ही यही होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग की कंडीशन में जब आप रोटर वाइंडिंग को स्टार में जो कनेक्टेड है उसको जब आप सप्लाई देते हैं दोस्तों, तो वो ऐसा है कि जैसे ही सप्लाई देंगे तो वाइंडिंग जलने का पूरा खतरा रहेगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट उसको पूरी करंट क्या होगी उस वाइंडिंग को मिलेगी, और हायर करंट के कारण ये जो वाइंडिंग है ये टोटल जलने के पूरे चांसेस रहते हैं इसके। तो आपको क्या करना होगा, स्टार्टिंग में हमें रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना होगा। यदि रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट करते हैं दोस्तों, तो
इसकी जो वाइंडिंग है, रोटर की वाइंडिंग, ये नहीं जलेगी। अब स्टार्टिंग में यही नियम कहता है कि यदि सिंक्रोनस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करना है हमें, तो स्टार्टिंग में जो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए वाइंडिंग का, हाई होना चाहिए। यदि स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस हाई नहीं होगा दोस्तों, तो प्रॉब्लम होने लगेगी। तो स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, है ना। और रनिंग कंडीशन में रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। जब आप स्टार्ट करेंगे मोटर को, तो रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। रेजिस्टेंस हाई होगा तो मोटर की जो वाइंडिंग है वो जलेगी नहीं। लेकिन जैसे ही आपकी मोटर स्टार्ट हो जाती है, तो वो रनिंग कंडीशन में आ जाएगी। तो रनिंग कंडीशन में जो रोटर का जो रेजिस्टेंस है वो कम होना चाहिए, नहीं तो फिर उसका रोटर पार्ट मूव नहीं करेगा। तो इसमें दो कंडीशन आती है कि यदि मोटर स्टार्ट है तो स्टार्टिंग में जो रेजिस्टेंस है वो हाई होना चाहिए, और रनिंग कंडीशन में, ठीक है। और ये जो रनिंग कंडीशन है ये स्टार्टिंग कंडीशन हो जाएगी। स्टार्टिंग कंडीशन में रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। और रनिंग कंडीशन में रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, रनिंग कंडीशन में रेजिस्टेंस लो होना चाहिए स्टूडेंट। तो रनिंग कंडीशन में रेजिस्टेंस लो होना चाहिए। ये दो पॉइंट है, इसको आपको नोट करना पड़ेगा। यदि कॉपर लॉस हाई होगा तथा इफिशियंसी कम होगी, यदि कॉपर लॉस जो है उसमें हाई होगा और इफिशियंसी कम होगी, तो स्वाभाविक सी बात है, ये किस पर डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि वाइंडिंग जो कॉइल का रेजिस्टेंस है वो स्टार्टिंग में यदि हाई होगा, तभी कॉपर लॉस जो है इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं और इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं। स्टार कनेक्शन में रोटर वाइंडिंग में क्या है, जो इंस्टॉलेशन मतलब इंसुलेशन का जो यूज किया जाता है, वो इंसुलेशन भी रेजिस्टेंस का मतलब कि हाई होना चाहिए। कब, जब आप स्टार कनेक्शन कर रहे हैं, तो रोटर को जब आप स्टार में कनेक्शन करेंगे रोटर वाइंडिंग का, तो उसका जो इंसुलेशन है वो हाई इसीलिए होना चाहिए क्योंकि हम डायरेक्ट सप्लाई देते हैं। जब मोटर को स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्ट सप्लाई देते हैं, और डायरेक्ट सप्लाई देते समय क्या होता है कि रोटर की जो वाइंडिंग है वो जलने के पूरे चांसेस रहते हैं, क्योंकि उसमें करंट मैक्सिमम फ्लो होता है। और यदि आपने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया उसमें, जिसे आप रियोस्टेट कहते हैं, रियोस्टेट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यदि आपने कनेक्ट कर दिया है तो स्वाभाविक रूप से क्या होगा कि वाइंडिंग जलने का खतरा नहीं रहेगा। लेकिन उस वाइंडिंग का भी जो इंसुलेशन है वो डबल कोटेड होना चाहिए। तो अक्सर देखना, जो मोटर बनाते हैं या इंस्टॉलेशन या मेंटेनेंस का काम करते हैं, पुरानी मोटर को जो बनाते हैं, तो देखना डबल इंसुलेशन पिलाते हैं वो। डबल इंसुलेशन जो है पिलाने का कारण यही है, ताकि कहीं ना कहीं से ये जो वाइंडिंग है आपस में कहीं ना कहीं से शॉर्ट सर्किट ना हो। ठीक है स्टूडेंट। सिंक्रोनसली रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड ये जो है इंड्यूस्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कम से कम इसमें दो फेज की आवश्यकता होती है। सिंक्रोनस रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी यही कहता है कि कम से कम आपको आर या वाई या बी, ठीक है, या बी या आर, इन तीनों में से कोई भी एक दो फेस होना चाहिए। यदि कोई भी दो फेस होगा तभी डबल रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अर्थात ये जो आपकी मोटर है ये सेल्फ स्टार्ट हो सकती है। तो सिंक्रोनसली यदि रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करना है तो आपको कम से कम दो फेस की आवश्यकता पड़ेगी, टू फेस की आवश्यकता होगी। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखेंगे हम। तो इसमें बेसिकली समझा जाए तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ने से क्या होता है, इसका टार्क बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि करंट का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैग्नेटिक जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फ्लक्स का भी मान कम हो जाएगा, टार्क बढ़ जाएगा। क्या होता है, करंट का मान सीधे बढ़ जाएगा तो दिक्कत होगी। यदि मैग्नेटिक फ्लक्स का मान ज्यादा बढ़ जाएगा वहां पे, तो टार्क बढ़ेगा नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स फाई का मान घटाना है। तो फ्लक्स फाई के मान को घटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को लगाना पड़ेगा। ठीक, जब हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे, रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे, तो फ्लक्स फाई का मान कम हो जाएगा। जब फ्लक्स फाई का मान कम होगा तो जो टॉर्क क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा दोस्तों। तो हमें टॉर्क बढ़ाना है, इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, तो टार्क बढ़ जाएगा तो इसकी रेजिस्टिविटी भी इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, मतलब कि इंक्रीज हो जाएगी स्टूडेंट।
तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। यदि 2 फेस है और 3 फेस है, इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो देखेंगे हम फार्मूला दिया हुआ है NS इक्वल 120F/P। F से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, P से नंबर ऑफ पोल निकाल सकते हैं, और N से जो निकाल सकते हैं स्पीड निकाल सकते हैं हम। तो ये जो स्पीड कांस्टेंट होगी, इसकी भी स्पीड कांस्टेंट होगी। देखो 3 फेस और 2 फेस में थोड़ा सा हम कंपेयर कर रहे हैं। यदि कंपेयर किया जाए फॉर 2 फेस के लिए और फॉर 3 फेस के लिए, तो इस फार्मूला तो सेम है, स्पीड इसकी भी कांस्टेंट रहेगी, इसकी भी कांस्टेंट रहेगी। इसका जो मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड आप मैग्नेटिक फील्ड फाइम, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, इसमें 2 फेस में मैक्सिमम होगी, और इसमें क्या हो जाएगी 3/2 फाइम। मतलब कि ये जो फ्लक्स का मान है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाइम का मान, ये कितना हो जाएगा 1.2 इंटू फाइम। मतलब फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा 1.2 गुना हो जाएगा। तो ये जो है इसके गुणात्मक मान में होगा फाइम का मान। तो ये जो है फाइम, ये हो जाएगा 3/2, मतलब 3/2 इसके गुणा में हो जाएगा। या इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं हम, ठीक है, 1.2 फाइम भी लिख सकते हैं। यदि 3/2 को आप जब दशमलव में कैलकुलेशन करेंगे तो मान कितना आएगा 1.2 आएगा। तो इसको आप, ये जो फाइम है इसको आप शो कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप कंटिन्यू रहें, आपको आगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। यदि मेरी आवाज जो म्यूट हो रही है या आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही है तो वो नेटवर्क के कारण है। यदि आपको कुछ छूट जाता है तो आप क्या करेंगे, इसकी जो वीडियो अपलोड कर दी जाएगी तो उसको एक बार और देख लेना आप। ठीक है, मैं इसको ओरल जो है सीक्वेंस में पढ़ा देता हूं मैं। क्या होता है कि 2 फेस और 3 फेस, सिंक्रोनस रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के हिसाब से 2 फेस में ही आप सिंक्रोनसली रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर सकते हैं। आपके पास कम से कम 2 फेस होना चाहिए। 3 फेस में तो बहुत बेस्ट होगा, लेकिन कम से कम 2 फेस होना चाहिए। दोनों फेस का फार्मूला सेम मिलेगा आपको, NS इक्वल 120F/P। इसमें मैग्नीट्यूड जो होता है, यही जो है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का, ये इसमें 2 फेस में मैक्सिमम होता है, लेकिन 3 फेस में ये मैक्सिमम नहीं होता दोस्तों। इसीलिए जो है हाई स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप करता है। इसका कारण यही है कि जो 3/2 है, ये जो है हाई स्टार्टिंग टॉर्क इसलिए उत्पन्न करता है क्योंकि 1.2 इसका इसके फ्लक्स के गुणात्मक मान में होगा। अब ये कैसे होगा, इसको आप न्यूमेरिकल तरीके से समझ सकते हैं। चलिए आइए हम इसको समझते हैं। यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, इसमें जो होता है जो फ्लक्स का मान, इसमें फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा दोस्तों। अब कांस्टेंट देखो, इसमें फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होता है। और ये जो फाइम है, मतलब मैक्सिमम फ्लक्स, जिसे शॉर्टकट में फाइम कहा जाता है, ये इसके बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि मैग्नेट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का जो आयाम होगा या जो चुंबकीय क्षेत्र होगी, वो मैक्सिमम होगी, फाइम के बराबर होगी, फ्लक्स के मैक्सिमम होगी। या ये बोल सकते हैं फ्लक्स का जो मान है वो चुंबकीय क्षेत्र के आयाम के बराबर होगा। किसमें, 2 फेस में। ठीक है, ये 2 फेस में होगा। लेकिन 3 फेस में क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का मान कांस्टेंट रहता है, और यह कितना होता है 3/2 गुना होता है। या 3/2 को यदि हम दशमलव में लिखें तो 1.2 गुना होगा। मैक्सिमम फ्लक्स का कितना होगा, 1.2 गुना होगा स्टूडेंट। ठीक है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपकी आवाज, आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही बीच में। आप कंटिन्यू रहें, आपकी आवाज मुझे भी क्लियर नहीं आ रही तो मैं समझा नहीं पाऊंगा आपको अभी मैं। तो ज्यादा अच्छा होगा कंटिन्यू रहें, मैं इसे कंटिन्यू करता हूं। इसमें क्या होता है, माइक को म्यूट कर दीजिए दोस्तों। इसमें 3 फेस इंडक्शन मोटर का जो रोटर है वो रोटेटिंग फील्ड की दिशा में ही रोटेट करता है। इसका भी कारण है, आपको